मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि भैया हम लोग बीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हिंदी पैथोलॉजी की जो मैंने आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आंसर्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। राइट। आंसर्स थोड़े से आपके ऐसी लैंग्वेज में होंगे कि आप थोड़ा सा उसको एग्ज़ाम में भी लिख पाओ। ठीक है। और मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ आंसर्स इसमें लिखने की कोशिश करी है जिससे कि आपको जो भी समझ में आए भैया उस हिसाब से अपना आंसर लिख लो। क्योंकि अभी जो 4th सेम के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े से कम आए हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा घुमा घुमा के पढ़ाने की कोशिश भी करूँगी जिससे आपका एक ही शब्द के 3-4 प्रकार से उत्तर लिखने के आपको बन जाए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी पैथोलॉजी तो मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज भाषा का अर्थ, अवधारणा, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता और महत्व बताइए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, भाषा का अर्थ ना, अवधारणा, परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, आवश्यकता पर महत्व बताइए। तो इस पे तो मैंने लगभग पूरी फर्स्ट यूनिट ही खत्म हो गई है। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले भाषा के अर्थ की बात करें तो एक अच्छी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं भैया जी कि भाषा एक संरचित प्रणाली है जिसमें ध्वनियों, शब्दों और व्याकरण का उपयोग करके हम क्या करते हैं, विचारों, भावनाओं और जानकारी को संप्रेषित करते हैं। देखो मैं इसमें ना आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे पोथी टाइप आपको पढ़ा दूंगी, सुना दूंगी। इसमें मैंने हर उसके बाद देखिए इस प्रकार बनाए हैं, सारणी टाइप बोल सकते हैं। जैसे आप उसके अर्थ की बात करें तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बताओ तो विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। अवधारणा की बात करें तो सामाजिक संप्रेषण प्रणाली का उपयोग कर सकते हो आप लोग। ठीक है। परिभाषा की बात करें तो प्रतीकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है। तो लास्ट में आप लोगों को कैसे उसको आंसर को मॉडिफाई करके लिखना है तो एक बार सुन लो। ठीक है। क्योंकि लिखना तो मन से ही अपन ने। ओके। तो भाषा का अर्थ, अवधारणा में हम लोग कहाँ गए थे, संरचित प्रणाली हो गया था। इसमें ध्वनियाँ, शब्दों और व्याकरण का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विचारों, भावना और जानकारी को संप्रेषित करते हैं। लगभग सब इसमें हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है। अब इसमें आप लोग भाषा का और अर्थ स्पष्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हो कि भाषा क्या है भाई, संप्रेषण का माध्यम है ना। मतलब हम अपने विचार, भावना, सूचनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है भाषा। ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हो सामाजिक उपकरण है एक। भाषा क्या है, एक सामाजिक उपकरण हुआ ना जो आप सदस्यों के बीच संपर्क स्थापित करो जिसके माध्यम से। संस्कृति का वाहक है। ठीक है। भाषा के माध्यम से संस्कृति, परंपरा, ज्ञान ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। व्यक्तिगत पहचान है। ठीक है। मतलब सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को परिलक्षित करती है तो भाषा उस व्यक्तिगत पहचान होती है किसी भी व्यक्ति की। मनुष्यता का प्रतीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है भैया, क्योंकि भैया मनुष्य जो है देख रहे हो आप लोग। ठीक है। तो मनुष्य जो है उसको अन्य जानवरों से या प्राणियों से हमको अलग बनाती है क्योंकि हम लोग भाषा का उपयोग करते हैं जो कि एक सार्थक है। ठीक है। भाषा की अवधारणा की बात करें तो भाषा को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संप्रेषण प्रणाली के रूप में देखा जाता है। ठीक है। जो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं को आदान प्रदान को संभव बनाती है। राइट। तो इसमें आप लोग भाषा की अवधारणा में यूज़ कर सकते हो कि इसमें संकेतों का संग्रह होता है। ठीक है। मतलब संकेत होते हैं ना इसमें, हम लोग हाँ के लिए मुंडी हिला देते हैं। ठीक है। ध्वन्यात्मक तत्व होते हैं। ठीक है। मतलब इसमें ध्वनियों का उपयोग होता है जो शब्द और वाक्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर इसमें समानता और विविधता होती है। बहुत सी भाषाओं की भी समानता और बहुत से उनमें विविधताएं पाई जाती है। उनमें संबंध होता है, संबंधित प्रणाली पाई जाती है। ठीक है। जैसे भाषा क्या है, संबंधित प्रणाली है जहाँ शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ के आधार पर बदल जाता है। ठीक है। संदर्भ के आधार पर जैसे अब कोई आया है, बहुत लेट आया कोई क्लास में तो हम उसको क्या बोलते हैं, बड़े जल्दी आ गए। समझ रहे हो। तो वहाँ पे हमने क्या है किया, उनके संदर्भ के आधार पर उसका आधार ही बदल दिया है। ठीक है। पूरा उसको तो अपोजिट ही बोल देते ना हम लोग। ठीक है। विकासशील है। ठीक। तो ये भाषा की परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। एटलीस्ट 2 लोगों की परिभाषा आपको याद करना है और मैं हमेशा मतलब आप लोगों को बता चुकी हूँ वैसे तो कि बीएड में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो देख लीजिए भैया। और 2 की परिभाषा है सफिशिएंट, आपको जितनी आती है उतनी खूब भी नहीं लिखना है। ठीक है। तो जॉन डेव ने बोला था भाषा उन प्रतीकों का समूह है जिसके माध्यम से विचार और भावनाएं प्रकट की जाती हैं।
ठीक है। तो जॉन डेव ने क्या बोला, भाषा उन प्रतीकों का समूह है जिसके माध्यम से विचार और भावनाएं प्रकट की जाती है। ठीक है। केशव प्रसाद जी ने क्या बोला था कि भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये तो सबको रटा हुआ है ना, जो शब्दों और ध्वनियों के संयोजन से निर्मित होती है। तो ये दोनों मुझे इजी लगी थी इसमें, इसलिए इसमें हमने ऐड कर लिया है। ठीक है। अब भाषा की प्रकृति की बात करूँ तो देखो ये सब इसमें आ जाएगा। मैंने इसमें हर उसमें थोड़े 5-5 पॉइंट जोड़ दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा अगर कुछ अलग से उन लोगों ने घुमा फिरा के पूछ लिया तो आप इन विचारों मतलब इन शब्दों को लिख सको। ठीक है। जैसे देखो भाषा की बात करें तो विचारों का माध्यम, ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, व्यवस्थित है, मानव संप्रेषण का आधार है, सामाजिक तत्व है। अब मुझे ये बताओ इसमें जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं क्या वही की वही 5 पॉइंट ये नहीं थे? ये संप्रेषण का माध्यम, मनुष्यता का प्रतीक, व्यक्तिगत पहचान, संस्कृति का वाहक, ये सब के सब वही है, बस मैंने उनको घुमा दिया है। जैसे देखो मानव संप्रेषण का आधार, तो वही तो मैंने मनुष्य का अलग बना दिया ना। सामाजिक तत्व, उधर अपन ने सामाजिक कि उनके आदान प्रदान होता है, इस प्रकार से लिख दिया था। बस घुमा फिरा के मेरा ये मोटो है भैया जी, आपको रटना नहीं है, आपको कुछ वर्ड्स को अपने संग्रह को थोड़ा बढ़ा लो जिससे कि आप ढंग का कोई सा आंसर लिख पाओ। ठीक है। और पहले भी बता चुकी हूँ कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें अपन को 150 से 150 शब्द लिखने हैं। दैट इज 1.5 पेज इज सफिशिएंट। एक आगे का पेज और उसका पीछे वाला पेज आधा सफिशिएंट है। ठीक है। और जो पूछेगा भैया उसके पॉइंट्स लिखना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट हो गया या कोई डायग्राम हो गया, ठीक है, इस टाइप से डायग्राम बना लो, इस टाइप के आप लोगों को यूज़ करना है। राइट। भाषा की प्रकृति की बात करें, प्रकृति मतलब भैया वो है कैसे, है ना। तो सामाजिक प्रकृति है ना, समाज में संप्रेषण का साधन है, ये पहली प्रकृति आ जाएगी। दूसरी संकेतात्मक है, तीसरी ध्वन्यात्मक है, परिवर्तनशील है, संस्कृति का प्रतीक है, ग्राह्यता होती है। ठीक है। उसमें समानता भी होती है, विविधता भी होती है, मनुष्य का संप्रेषण का जो मेन आधार है वो है। तो इसमें तो ढेर चीज़ें जो अपन ने ऊपर लिखी हैं सब आ जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ ना भाषा की प्रकृति में तो ये वर्ड ये सब भी आ जाएगा। विचारों का माध्यम है, ध्वनि का उपयोग होता है, व्यवस्थित प्रणाली है, मानव संप्रेषण का आधार है, सामाजिक तत्व है। तो ये सब भाषा की प्रकृति है, मतलब भाषा कैसी होती है ये इससे अंतर्गत आ जाता है। भाषा के प्रकार की बात करें तो हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा अपन को मैंने आपको थोड़े 5 पॉइंट लिख दिए हैं, कहीं पे सिर्फ आपको 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं, बट भैया हमको दूसरा से अलग कॉपी दिखाना है। सो आप लोग लिख सकते हैं मौखिक भाषा, यह भाषा जिसे हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, है ना, भाषा के प्रकार है, बोलकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। लिखित भाषा, यह वह भाषा है जिसे हम लिख कर अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। संकेत भाषा, यह भाषा वह है जिसे हम हाथों और संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अधिगम भाषा वो भाषा है जो किसी व्यक्ति शिक्षण के माध्यम में सीखता है। अभी हम लोग अधिगम भाषा को ही पढ़ रहे हैं ना, शिक्षण के माध्यम से सीख रहे हैं हम लोग कि हमको किस भाषा का उपयोग करना चाहिए, तभी तो हमारी भाषा सुधरेगी ना, एक लेवल होता है। ठीक है। मातृभाषा, तो यह वह भाषा है जिसे व्यक्ति अपने परिवार और समाज के प्रारंभिक रूप से सीखता है। तो ये अपनी भाषा के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की आवश्यकता क्यों है। ठीक है। तो भाषा की क्यों आवश्यकता है बताइए। सबसे पहला पॉइंट संपर्क संप्रेषण के लिए है, ऊपर हमने 3-4 बार पढ़ लिया यही चीज़ें। ज्ञान का संचार होता है, संस्कृति का संरक्षण है, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि हस्तांतरित होता है। शिक्षा का माध्यम है, व्यापार और व्यवसाय के लिए ज़रूरी है भाषा। ठीक है। तो ये सब हम भाषा इसमें आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इसमें हमने ऊपर भी और पॉइंट्स जो है ना कहाँ गया, जैसे ये संप्रेषण का माध्यम, भाषा की आवश्यकता भी यही है ना, संप्रेषण का माध्यम है, सामाजिक उपकरण है, संस्कृति का वाहक है, मतलब वही एक से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, व्यक्तिगत पहचान देती है, मनुष्यता का प्रतीक है, सब भाषा का महत्व है। ठीक है। यहाँ से वहाँ तक सब एक ही जैसे पॉइंट आते हैं, बट आपको ये लिखना आना चाहिए भैया कि सामने वाले ने क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है। वो महत्व पूछ रहा है तो महत्व लिख लो, प्रकृति पूछ रहा है तो उसके हिसाब से लिख लो। ठीक है। तो अपन को थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते भी आना चाहिए। क्लियर है, मतलब अपने को है ना, अपना दिमाग है उसमें बहुत सारी चीज़ें भरना है, बहुत सारे वर्ड्स भरना है। अब इन वर्ड्स से हमको पुट करना है कि इस आंसर में ये आ जाएगा, इस आंसर में ये आ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ किसी चीज़ को भी याद करना छोड़ दो, बिकॉज आप अभी भावी शिक्षक हैं। ठीक है। तो आपको तो एटलीस्ट सृजनशीलता आनी चाहिए। ठीक है।
सो आपके जो वर्ड लिमिट है उसको बढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ। देन भाषा का महत्व, ये भाषा की आवश्यकता हो गई, वही भाषा का महत्व हो जाता है। क्या क्या महत्व होगा बताओ? शैक्षिक महत्व होगा, ठीक है, शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। द नेक्स्ट सामाजिक महत्व क्यों है भैया? क्योंकि हम विभिन्न वर्गों के बीच संप्रेषण होता है ना, तो सामाजिकरण में हेल्प करता है ये, राइट। आर्थिक महत्व क्यों है? क्योंकि ये जो व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, उसमें भाषा का महत्व है, क्योंकि यही क्या है, संचार का मुख्य साधन है। राजनीतिक महत्व क्यों है? क्योंकि यह नीति निर्माण और संप्रेषण का माध्यम है। सांस्कृतिक महत्व क्यों है? ठीक है, क्योंकि यही तो संस्कृति का हस्तांतरण करता है। तो इस प्रकार हम भाषा का महत्व को लिख सकते हैं, ठीक है। और अधिकतर चीज़ें मैं आपको बताऊं तो पीएससी से याद कर लो, पीएससी के एग्ज़ाम दिए कभी, ठीक है। पीएसई मतलब इस प्रकार से याद कर लो, कुछ नहीं है तो, कि राजनीतिक महत्व आ जाएगा, सामाजिक महत्व आ जाएगा, सांस्कृतिक महत्व आ जाएगा, आर्थिक महत्व आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी है ये, पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसको रट सकते हो अगर आपको नहीं ध्यान रहे तो, ठीक है। चल रहा है वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये आप चाहो तो इसका लिख लो इसको, कि इसका अर्थ में आपको नॉर्मली किस चीज़ को ज़्यादा जोर देना है? विचार और भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। अवधारणा की बात करें, सामाजिक संप्रेषण का प्रणाली के कारण इसकी अवधारणा है। अवधारणा मतलब अपने भाषा को क्यों लाए हैं? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राइट। प्रारंभिक मनुष्य कैसे बात करता, हुआ करके करता था, पर क्या सामने वाले को पूरा समझ में आता था? नहीं आता था। तो धीरे धीरे उसने कुछ संकेत बनाए, संकेतों के आधार पर वो बातें करता था, फिर उसने भाषा लिपि बनाई, फिर बोली बनी, फिर वो भाषा बनी, जब उसका मानक व्याकरण आ गया भैया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको जो बोली ध्यान रखना, अवधारणा जब आएगी, है ना, मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ, अवधारणा मतलब होता है कि भैया भाषा का कंसेप्ट आया कहाँ से, अर्थ नहीं होता अवधारणा, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखोगे? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किंतु प्रारंभिक मानव असभ्य था। उस समय भाषा का विकास नहीं हुआ था, किंतु भैया उसको क्या करना है? उसको तो संप्रेषण करना है। तो उसने धीरे धीरे क्या करा? सबसे पहले बोली बनाई, बोली का कुछ मानक व्याकरण और मानक साहित्य नहीं होता है, ठीक है। फिर उसने क्या बनाई, क्या बोला था यार मैंने अभी? विभाषा बनी है। क्या बनी है? विभाषा। विभाषा का मानक साहित्य होता है लेकिन मानक व्याकरण नहीं होता है। उसके बाद बनी है भाषा, जिसका मानक साहित्य और मानक व्याकरण दोनों होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने भाषा की अवधारणा को यहाँ से उठा के लाए हैं। क्लियर? अगर आपने मेरी बातों को ठीक से सुना है तो आप थोड़ा सा इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। बिकॉज इतने कम समय में मैं आपको बहुत इतना सारा कॉपी से नहीं पढ़ा सकती हूँ, दैट्स वाई मैं आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर है उस बेस पे समझा रही हूँ, ठीक है। परिभाषा हो गई, प्रकृतिकों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। प्रकृति की बात करें तो सामाजिक, संकेतात्मक, ध्वनात्मक। प्रकार की बात करें, मौखिक, लिखित, संकेत, अधिगम, मातृभाषा। अभी पढ़ के आए हैं ना, कोई डाउट नहीं। आवश्यकता क्यों है? संपर्क के लिए, ज्ञान के संचार के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए। और क्यों है आवश्यकता बताओ? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, सामाजिक संप्रेषण के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। महत्व क्यों है इसका? शैक्षिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है। ये सब इसके महत्व आ जाएंगे। देन नेक्स्ट निष्कर्ष हम क्या निकलता है भैया, ठीक है। सो निष्कर्ष का निकला हमारा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं तो पहले उसकी 2 लाइन, मतलब कोई जैसे मान लो ये एक पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, तो 2 लाइन आपको ने ऊपर लिखना है, जिस चीज़ के बारे में पूछा है उसके तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसकी कोई भी चीज़ पूछी, भाषा पूछी, प्रकृति पूछी, ये आपको ऐसे पॉइंट लिख देना है, फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष इज मस्ट, ठीक है। निष्कर्ष में आपको जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसको मिला जुला के एक निष्कर्ष लिख देना है, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है। तो निष्कर्ष क्या लिखा? भाषा न केवल विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी विविध प्रकार की विशेषताएं और उपयोगिता इसे मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाती है।
भाषा की यह व्यापकता गहराई से इसे अध्ययन और अनुसंधान करने का विषय बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद निष्कर्ष आपको लिखना ही है। अगर निष्कर्ष हेडिंग में नहीं डालते हो तो 3 लाइन का नीचे अपन को लिखना होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, 1 मिनट है ना। ओके, सो वेयर आर वी, हम लोग थे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज त्रिभाषा सूत्र या 3 भाषा सूत्र को समझाइए। एकता समिति और कोठारी आयोग द्वारा दिए गए त्रिभाषा सूत्र के गुण दोष और इसकी उपयोगिता बताइए। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि भैया त्रिभाषा सूत्र क्या है। ठीक है, इसका खैर मैंने वीडियो भी बना के रखा है, बट वीडियो में मैंने आपको बहुत साधारण भाषा में समझाया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भैया अपने को आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसमें मैंने मेनली आंसर राइटिंग पे फोकस किया है ताकि आपको जो लिखना है वही आ जाए। ठीक, तो त्रिभाषा सूत्र क्या होता है? 3 भाषा सूत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। क्या है? एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है, नीति बनाई है, नियम बनाया है, जिसमें क्या है, छात्रों को 3 भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पहली बार ये 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तब हमने इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ेगी? आपको पता है भारत विविध भाषाओं विविधता का देश है। ठीक है, मतलब यहाँ अलग भाषा, यहाँ अलग भाषा, यहाँ अलग भाषा। तो उनका ये कहना था कि जब इस व्यक्ति को, यहाँ वाले व्यक्ति को यहाँ की भाषा आएगी तो क्या इन दोनों में संपर्क नहीं बढ़ेगा, है ना? ये उसकी संस्कृति को समझेगा, ये इसकी संस्कृति को समझेगा, तो इससे हमारी राष्ट्रीय एकता के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विविधता भी बढ़ेगी, राइट। तो ये त्रिभाषा सूत्र आ जाएगा इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए कौन कौन सी भाषा पढ़ने के लिए बोला गया था नॉर्मली, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, ये बोला था प्राथमिक शिक्षा में छात्र जो है अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में सीखते हैं। दूसरी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और तीसरी हमने बोली थी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कोई भी अंग्रेजी या कोई भी विदेशी भाषा जो तीसरी भाषा के रूप में उसको शामिल किया गया था। तो ये त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। ठीक, अब इसमें एकता समिति ने क्या बोला था? एकता समिति का क्या बोलना था? 1960 के दशक में स्थापित इस समिति, एकता समिति का भाई 1960। ठीक है, इस समिति का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच एकता और अखंडता को बढ़ावा देना था। ठीक है, ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एकता समिति का भाई 1960 में आई है। ठीक, अब त्रिभाषा सूत्र के गुण क्या होंगे आप बताओ? अभी हमने देखा उसके गुण का एक मेन जो काम था, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, वैश्विक दृष्टिकोण। क्यों? हमने तीसरी भाषा भी तो चुनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी भाषा को शामिल करके छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट इसका सर्वांगीण विकास होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम जितनी भाषा सीखेंगे तो हमारा संप्रेषणशीलता उतनी अच्छी होगी, हम अपने विचारों को ज़्यादा लोगों तक अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, सर्वांगीण विकास का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि हमारे भाषा कौशल को विकसित करेगा। शैक्षिक लाभ क्या है? विभिन्न भाषाओं का ज्ञान छात्रों को शिक्षा और शोध के विभिन्न क्षेत्रों में लाभान्वित करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो खैर खूब ट्रांसलेशन का आ गया है दौर। ठीक है, आप ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हो, बट मुझे बताओ कोई सेमिनार वगैरह है, कोई व्यक्ति आया है, वो इंग्लिश में या जापानी में जो भी समझा रहा है, आपको कब वो चीज़ समझ आएगी? जब आपको लैंग्वेज आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शैक्षिक लाभ भी हमको मिल रहे हैं। तो लाभ तो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और इसमें कोई समझाने जैसी चीज़ तो है ही नहीं। क्या अवगुण हो सकते हैं आप ये बताइए? ठीक है, प्रवर्तन में कठिनाई है। 3 भाषाओं को सीखने का दबाव छात्रों के लिए कठिन हो सकता है और यह नीति प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती। तो ये दबाव रहता है, जैसे आज तक भैया विदेश छोड़ दो, अंग्रेजी नहीं बन रही हमको तो। ठीक है, तो कठिनाई जा रही है, दबाव आ रहा है हमारे ऊपर। वित्तीय बोझ होगा, क्यों नहीं होगा? विभिन्न भाषाओं को के लिए जो शिक्षकों की उपलब्धता है उनके प्रशिक्षण पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा। ठीक है, शिक्षकों को इतना प्रशिक्षण देना पड़ेगा। सामाजिक विभाजन होगा, कुछ क्षेत्रों में हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार करने में
और सामाजिक राजनीतिक विरोध हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भैया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो है, लेकिन अगर आप पूरे भारत की बात करो तो दक्षिण में तो वो लोग हिंदी का विरोध करते हैं कि क्यों हिंदी, सेकेंड हिंदी क्यों बोले, हमारी मातृभाषा है तो दूसरे हम कन्नड़ क्यों नहीं ले, तेलुगु क्यों नहीं ले, हिंदी ही क्यों ले। ठीक है, तो इस प्रकार का जो राजनीतिक और सामाजिक विरोध होता है। बोझिल पाठ्यक्रम में भैया तीनों भाषाओं का अध्ययन छात्रों के लिए अतिरिक्त बोझ साबित हो जाता है और यह उनके शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, कि काफ़ी छात्रों का ऐसा बोलना है कि अगर मुझे ज्ञान ही लेना है तो मैं हिंदी में ही क्यों नहीं ले सकता, अगर वो चीज़ मुझे हिंदी में भी अवेलेबल है तो मुझे इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या मुझे क्यों उस लैंग्वेज को पढ़ना है। तो ये बोझिल लगता है थोड़ा सा बच्चे को भी। प्रभावी शिक्षण की कमी है। ठीक है, क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता ही नहीं है। ठीक है, शिक्षण विधि ही नहीं है अच्छी, तो क्या होता है, उससे प्रभावी शिक्षण की कमी आती है। ठीक है, तीनों भाषाओं के लिए। कोठारी आयोग का क्या बोलना था? कोठारी आयोग कब आया था पहले ये देख लो। 1964 में आया था कोठारी आयोग। ठीक है, तो 64-66 में गठित कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। उसमें भी 3 भाषा सूत्र उन्होंने बोला था। उनको क्या था मेन कि उसका क्या क्या उपयोगिता होगी, वही की वही लगभग आ जाएंगी। भाषाई सामंजस्य होगा, राष्ट्रीय एकता होगी, अंतर्राष्ट्रीय अवसर होगा, शैक्षिक समृद्धि होगी, सांस्कृतिक पहचान होगी। या अपने विविधता लिख दिया था उधर। ठीक है, तो आगे ना पीछे इनके जो है लगभग सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा अपना प्रस्ताव नीति। हाँ, मतलब प्रस्तावित नीति की बात है। त्रिभाषा नीति क्या है? छात्रों को 3 भाषाओं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। एकता समिति का क्या बोलना था? नाम से लग रहा है एकता। एकता समिति का क्या बोलना था कि इससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलेगा। गुण में हम लोगों ने नॉर्मली क्या बातें करी, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, सांस्कृतिक विविधता को, वैश्विक दृष्टिकोण बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास होगा, शैक्षिक लाभ होगा। और दोष में वहीं पे हमने दोष की क्या बात कर ली है, प्रवर्तन में कठिनाई है, वित्तीय बोझ हो सकता है, सामाजिक विभाजन हो सकता है, बोझिल भैया पाठ्यक्रम है, प्रभावी शिक्षण की कमी है। कोठारी आयोग का क्या बोलना था? कोठारी आयोग मेनली शिक्षा के लिए, शिक्षा जो नीति है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो बना है कोठारी आयोग की सिफारिश पे बना हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हमने त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने भी क्या उपयोगिता बताई है, तो भाषाई सामंजस्य होगा, राष्ट्रीय एकता होगा, अंतर्राष्ट्रीय अवसर होगा, शैक्षिक समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान। एट द लास्ट हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि जो त्रिभाषा सूत्र है भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण नीति है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता, वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इसकी गुण और दोष दोनों ही है, लेकिन देखा निष्कर्ष में क्या चीज़ें आती हैं, कंक्लूजन आता है, लेकिन इसका समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सतत प्रयास और सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप सोचो कि भाई प्रवर्तन में कठिनाई है तो अच्छे शिक्षक लाओ ना, करवाओ ना ऐड। ठीक है, वित्तीय बोझ है तो वो तो भैया आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी। इस ये तो कोई वो ही नहीं है, मतलब एक तो ये तो वो बात हो गई ना कि मतलब मुझे नहीं पढ़ना, मतलब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, यानी बुक ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खरीद ही नहीं सकता, तुम सेकेंड हैंड ले लो, तो आप थोड़े से उसकी जो लगा सकते हो। ठीक है, सामाजिक विभाजन होगा तो वैसे तो कोई सामाजिक विभाजन जैसी बात नहीं है, ये सोच है। ठीक है, तो जैसे हम धर्मों को निरपेक्ष मान सकते हैं तो वैसे भाषा को निरपेक्ष क्यों नहीं मान सकते। बोझिल पाठ्यक्रम तो यहाँ से वहाँ तक नहीं है भैया, 3 भाषा सीखोगे ना तो तुम्हारा ही बहुत विकास होगा। प्रभावी शिक्षण की कमी है तो ये तो फिर शिक्षक की कमी आ जाएगी। तो ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके जो 2 गुण ही ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, इसका प्रभाव सकारात्मक ही है, पर हमको नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है, भाषा एक कौशल है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कौशल क्या होता है? कौशल मीन्स स्किल, तो भाषा एक स्किल है। स्किल आप किस चीज़ को बोलेंगे? जब आप किसी एक कार्य को बेहतर ढंग से करते हो तब आपको बोल सकते हैं कि आपको उस कार्य में स्किल है। ठीक है, आपको स्किल है उस चीज़ की। ठीक है, आपको C++ लैंग्वेज आती है तो ये आपकी स्किल है, आपको जो चीज़ उसको बेहतर तरीके से करते आती है। राइट, तो अब हम लोग भाषा प्रयोग एक कौशल है, कैसे है भैया? इसे मैं आपको पोथी सुना देती हूँ थोड़ा सा, कि भाषा मानव संचार का प्रमुख माध्यम है ना। यह केवल विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण कौशल भी है कि नहीं? ठीक है, जिसे सीखना और विकसित करना पड़ता है।
अब देखिए, बात करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, सभी के अलग अलग होते हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर का अलग है, खान सर का अलग है, फिजिक्स वाले सर का अलग है, सबके बोलने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो अभी भैया इतना तो हमको नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं और धीरे धीरे उसका क्या होता है, विकास होता है। हम लोग धीरे धीरे जितना इंट्रैक्शन करते हैं ना हम लोग, उतना हमारा भाषा जो होती है, हमको कहाँ पे कितना जोर देना है, कहाँ पे कितना रुकना है, कैसा बोलना है, ताकि हमको ऐसा बोलना है कि सामने वाले को बात समझ में आए। हम किसी से बात करते हैं तो उस समय ये तो नहीं देखते ना कि उसमें कॉमा लगाया कि नहीं, फुल स्टॉप लगाया कि नहीं, ओ के बाद विस्मय बाधक चिन्ह लगाया कि नहीं। डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपकी भाषा इतनी स्पष्ट होना चाहिए कि आपके एक्सप्रेशन दिखने लगे भाषा में, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सारा मैंने आपको कथा सुना दी अब तो भाषा प्रयोग एक कौशल है। इस कथन का मतलब है कि भाषा का उपयोग करना एक ऐसी क्षमता है जिसमें अभ्यास, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से हम लोग निखार सकते हैं। अभ्यास कर सकते हैं, हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षा तो एक ऐसा सशक्त हथियार है, मैं आपको बता रही हूँ। आप जितने शिक्षित होंगे आपके व्यवहार में उतना परिवर्तन होगा, आपको दिखेगा वो चीज़ें। जो चीज़ आपको सहन नहीं होती थी आप इग्नोर करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन के लिए ली जाती है, ठीक है। तो ये शिक्षा बहुत बड़ा है इसका। तो आप इसमें लिख सकते हो कि निम्न बिंदुओं के से अपन स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे आप भाषा प्रयोग का महत्व, संचार का माध्यम, भाषा मनुष्य के बीच विचारों, भावनाओं, जानकारी प्रदान का प्रमुख माध्यम है। प्रभावी संचार के लिए भाषा का सही प्रयोग अनिवार्य है। ये लाइन है, प्रभावी संचार के लिए भाषा का सही उपयोग अनिवार्य है। इसमें देखना, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये पोथी थोड़ी सी लिखना है, 2-3 लाइन की। वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। तो आपको 2-3 लाइन की ये पोथी लिखना है, कौन सी, ये वाली। उसके बाद आपको लिखना है कि निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा एक कौशल है। फिर बिंदु लिख देना, पहला ये आ जाएगा, प्रभावी संचार के लिए भाषा का सही उपयोग अनिवार्य है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो कि सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग के लिए भाषा कौशल अनिवार्य है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं के लिए भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अच्छी भाषा कौशल व्यक्ति को नेतृत्व, प्रस्तुति और संवाद में निपुण बनाती है, ठीक है। किसी भी पेशे की सफलता पाने के लिए प्रभावी भाषा कौशल ज़रूरी है। कोई सा भी पेशा हो, आप राजनेता हो, नरेंद्र मोदी जी कैसे बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे आप कांग्रेस से किसी नेता, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ, बट देख लीजिए आप खुद ही किसके बोल से आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक पहचान, ठीक है। तो भाषा व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं का हिस्सा होती है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान सांस्कृतिक विविधता को समझने और सराहने में मदद करता है, ठीक है। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हो सकता है आपको भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं उसके लिए। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग के विभिन्न कौशल, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि भाषा का प्रयोग क्या है, एक कौशल है। और आप और भी पॉइंट्स इसमें अगर चाहो तो लिख सकते हो, जैसे जो मैंने नीचे लिखे हैं ना कि भाषा प्रयोग के विभिन्न कौशल। तो आप इस पॉइंट को, इसको मतलब ऐसा लिख के फिर डायग्राम बना लो ऐसा। श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, लेखन कौशल होता है ना, स्किल होती ना। बोलने वाला ऐसा बोल रहा है कि फिदा हो गए, ठीक है। अच्छा, सुनने वाला है तो ठीक है, ये भी सुनने का भी कौशल होता है कि आप कैसा सुन रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। वाचन कौशल तो वही मैंने आपको बताया, बोलने वाले की बातें ऐसी अपने को चुभ जाएं, ठीक है। लेखन कौशल, किसी की लेखन में मतलब आप शायरी, शेरो शायरी पढ़ते हो, वो भी कौशल है ना, लिखने का तरीका है एक, ठीक है। बोलने का कौशल होता है, आप स्पष्ट बोल रहे हो नहीं, आप प्रभावी बोल रहे हो नहीं, ठीक है, ये क्षमता विकसित, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है, ठीक है। क्योंकि अब मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ के बताऊँगी ना तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और हाँ, और अगर आपको नोट्स ये चाहिए जिससे मैं पढ़ा रही हूँ तो वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। कुछ टाइम में प्रोवाइड करा दूँगी मैं इसको अपनी वेबसाइट पे। तो हमारा बोलने का कौशल होता है, व्याख्या कौशल होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या करा रही हूँ, सुनी और पढ़ी गई सामग्री को व्याख्या समझा रही हूँ ना, पढ़ के समझा रही हूँ। व्याख्या कौशल उच्च शिक्षा अनुसंधान में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है।
क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने लायक होती है, तो हम उस चीज़ में उसको व्याख्या कौशल का यूज़ करते हैं। ठीक है, भाषा प्रयोग को विकसित करने के तरीके। क्वेश्चन वैसे हमारा वहीं पे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं बता रही हूँ ना 4th सेम में क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल आए हैं, तो आप थोड़ा सा उसको इर्द गिर्द घुमा के पढ़ लो। पढ़ना ही तो है यार, नहीं पढ़ना तो सुन लो एक बार, ठीक है। बाकी ऐसा है कि आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मतलब अगर पूरी हिंदी की बात करूँ तो पूरी हिंदी को मैं 4 वीडियो में ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। तो वो आप 4 वीडियो देख लो और बाकी अपने हिसाब से पढ़ लो। बाकी जहाँ तक है मैं आपको उसकी इर्द गिर्द का लगभग आधे से ज़्यादा पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो भाषा प्रयोग को विकसित करने के तरीके, आप कैसे विकसित कर सकते हो भाषा को? प्रशिक्षण से, अभ्यास से, पढ़ के, ठीक है। पठन सामग्री जैसे किताबें हो गए, लेख हो गए, समाचार पत्र हो गए, ये सब पढ़ के आप कर सकते हो। इससे शब्दावली और भाषा की समझ में सुधार होगा। वाह, देखो ये मैंने जो आपको लाइन बोली थी वो लाइन आ गई, मतलब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये यही लैंग्वेज सिखाने के लिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी भाषा में सुधार हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर है सुनने की आदत, है ना। भाषा प्रयोग से सुनने की आदत, जैसे भाषण हो गया, पॉडकास्ट हो गया, अभी जैसे मैं भाषण ही दे रही हूँ ना, आप सुन रहे हो, ठीक है। अच्छे श्रोताओं से सीखना, उनके तरीकों को अपनाना। अच्छे श्रोता जो होते हैं, एक्चुअल में जो सुनने वाला होता है ना, वो परिस्थिति निर्मित कर लेता है। जैसे अगर अभी मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चने रखे हैं प्लेट में, चाय पीते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, एक्चुअल में वो अच्छा श्रोता नहीं है। अच्छा श्रोता अपनी इंद्रियों को जो बोल होते हैं उस पर लगा देता है, ठीक है। तो वो एक अच्छा श्रोता होता है, वो उसकी चीज़ें बहुत जल्दी ग्रास्प करता है वो, ठीक है। उसका लेखन अभ्यास से आप ठीक कर सकते हो, लिख लिख के, बोलते हैं ना कि लिख लिख के आप कोई चीज़ को बेहतर बना सकते हो। आप निबंध लिख सकते हो, डायरी लिख सकते हो, तो आपके लिखने की आदत जो होगी ना, उससे भाषा प्रयोग स्वाभाविकता होगी, मतलब जनरलाइजेशन होगा उसका, ठीक है। स्वाभाविक टाइप से भाषा आपकी निकलेगी, ठीक है। बोलचाल की प्रैक्टिस, तो बोलचाल तो वैसे क्या ही प्रैक्टिस करोगे बोलचाल की, तो ठीक है। बहुत अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी व्यक्ति है वो कर सकता है भाई बोलचाल की प्रैक्टिस तो। सो एट द लास्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत टाइम पास कर रही हूँ, मैं सीरियसली आप लोगों को बता रही हूँ। क्वेश्चंस बहुत घूम फिर के आ रहे हैं, इसलिए जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं ना, तो मैं उसको घुमा घुमा के पढ़ा रही हूँ कि आपको कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आपको लिखना कैसे है, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे अगर क्वेश्चन आंसर जैसा पढ़ाना हो ना मुझे, तो इससे बेटर है आप आपकी वो 20-20 उठा लो, ठीक है। मुझे वो 20-20 टाइप के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को, मतलब 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। भाषा की अर्थ अलग होता है, भाषा की अवधारणा अलग होती है, प्रकृति अलग होती है, ठीक है। निष्कर्ष यह आ जाएगा भैया अपना कि भाषा प्रयोग एक कौशल है। यह कथन स्पष्ट करता है कि भाषा का उपयोग करना एक अभ्यास है ना, अनुभव से विकसित होती वाली क्षमता है। भाषा कौशल निपुण व्यक्ति व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे विकसित करने के लिए सतत प्रयास, अभ्यास और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और ये इसमें चीज़ें, हमें वही चीज़ें यूज़ करिए जो हम नॉर्मल स्किल में यूज़ करते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर C++, ये फिर जावा की बात कर लो, जावा लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावा को हम अभ्यास करके सीख सकते हैं, अनुभव से सीख सकते हैं। ये व्यक्ति को क्या बनाती है, निपुण बनाती है, जिससे व्यक्ति क्या करेगा, अपने पेशेवर जीवन या सामाजिक जीवन में उसका उपयोग करता है, ठीक है। और इसके लिए हमको उसके सतत अभ्यास, है ना, और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप से आप भाषा को भी बोल सकते हो कि भैया भाषा भी क्या है, स्किल है, भाषा भी क्या है, कौशल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय तत्व पर प्रकाश डालिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत चीज़ें बता रही मैं आजकल आपको, 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, और मैंने प्रत्येक आंसर को 600 शब्दों में लिख के बताया आपको। अगर ये आपको लॉन्ग में दिया जाए तो भी आपको काम आ जाएगा, और 600 शब्दों में इसलिए बताया है ताकि जितना मैं पढ़ाऊंगी कम से कम 600 में से आप 300 तो याद रख पाओ, ठीक है। कंटेंट 300 का तो याद रख पाओ, 300 का याद रखोगे तो क्वालिटी कंटेंट 150 का लिख के आओ, ठीक है। अब हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तत्व क्या है हिंदी भाषा के? हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होने के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कैसे रखती है, देखिए, ये विभिन्न राज्यों में बोली जाती है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में हिंदी भाषी समुदाय होते हैं।
ठीक है। हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय तत्व की बात करें तो भाषाई प्रसार, हिंदी भाषा का प्रसार केवल भारत में नहीं बल्कि नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, यहाँ पे हिंदी सम्मेलन होते ही है ना, ठीक है। टोबैगो हो गया है, गायना आदि देशों में भी हुआ है। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो हिंदी बोलते और समझते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी फिल्में हो गए, संगीत हो गए, नाटक हो गए, साहित्य हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाई है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हिंदी गाने हो, ठीक है, जो नेशनल लेवल के नेशनल बड़ी इंटरनेशनल लेवल में जो हमको हिंदी फिल्मों को जो अवार्ड मिलते हैं, या संगीत को, नाटक को, साहित्य को, तो उससे क्या हो रहा है, हिंदी की पहचान बढ़ रही है, ठीक है। बॉलीवुड की लोकप्रियता हिंदी ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भाषा बना दिया है, क्योंकि ठीक है बॉलीवुड की लोकप्रियता है, तो बॉलीवुड जो हमारी मूवीज़ वगैरह हैं तो वो भी आजकल काफ़ी जगहों पर चल रही हैं, तो उसने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। शैक्षिक संस्थान की बात करें तो विभिन्न देशों में हिंदी भाषा के अध्ययन और अनुसंधान के लिए शैक्षिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। विश्वविद्यालयों में और भाषाई केंद्रों में हिंदी भाषा के कोर्सेज उपलब्ध है। मीडिया संचार की बात करें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार बड़ी तेजी से हो रहा है। अच्छा, एक आजकल वो नहीं हिंदी भाषा के पुराने गानों का रील्स बनाता है, वो हस्बैंड वाइफ है दोनों, बहुत मतलब ब्लैकिश कलर के नहीं है दोनों, मतलब हस्बैंड तो खैर टकला ही है, वाइफ भी लगभग उसके बाल बहुत कम है, ठीक है। तो वो हस्बैंड वाइफ वीडियो बनाते हैं। आई डोंट थिंक उनको हिंदी आती होगी, बट वो हिंदी सॉन्ग्स की पे ही अधिकतर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। सो उसके थ्रू ही हमारा हिंदी का हो रहा है प्रचार। हिंदी समाचार चैनल, रेडियो स्टेशन, ऑनलाइन पोर्टल्स ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट आता है अपना आर्थिक और व्यापारिक संबंध, ठीक है। तो भारत के अन्य देशों से हैं आर्थिक और व्यापारिक संबंध के कारण हिंदी का महत्व बढ़ा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्लाइंट केवल भारत में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसका क्लाइंट केवल भारत के ही हो, ठीक है। मैं इसके लिए आपको एक वाक्य बताना चाहूँगी, मतलब मेरे हस्बैंड के बारे में बताना चाहूँगी कि वो अब डेवलपर हैं, बट उनकी वेबसाइट को कोई सऊदी अरब वाले को ख़रीदना था, सऊदी अरब का था, कहाँ का था पता नहीं, तो इन्होंने मतलब इनसे ख़रीदना था। तो अब ऐसा है कि भैया सामने वाले को ख़रीदना है, मतलब उसकी गरज है, तो तुम हिंदी सीख के आओ ना। तो इन्होंने मतलब डायरेक्ट बोल दिया था कि मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से देश का था, ठीक है, इंग्लिश में लिखा था, मतलब कि आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, बट आप देख लीजिए, मतलब कोई हिंदी ट्रांसलेटर रख लीजिए आपके साथ जब भी मुझसे कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो डिपेंड्स आपका कौशल, आपके मतलब कौशल अगर उनसे बेहतर है तो आपकी लैंग्वेज भी बेहतर है, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हिंदी जानने वाले व्यक्ति का व्यवसायिक क्षेत्र में बेहतर संवाद कर सकते हैं, ठीक है, तो यह आ जाएगा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी भी जब वहाँ पे गए थे गोलमेज सम्मेलन, वो गोलमेज सम्मेलन बोली, इनकी कहाँ पे बैठक हुई थी ना यार, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ की, तब उन्होंने भी हिंदी में ही बोला था। किसको समझ आए या नहीं आए, लेकिन वो मतलब ये सब है कि सामने वाले को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, पर उन्होंने अपना वक्तव्य हिंदी में ही दिया था। उन्होंने बोला था मैं हिंदी भाषी राज्य से हूँ, मेरे भारत की भाषा हिंदी है, तो मैं हिंदी क्यों ना बोलूँ, ठीक है। इट्स योर प्रॉब्लम भाई, तुमने अभी तो इंग्लिश में बोला ना, हमने थोड़ी ना कुछ तुम्हें बोला है, ठीक है। तो हिंदी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण क्या है, जनसंख्या। भैया जनसंख्या देखो हमारी कितनी है, 140 हो गई होगी अभी तक तो, है ना, 1 अरब 43 करोड़, ठीक है। तो भारत की बड़ी जनसंख्या और विदेशों के में बसे भारतीय समुदाय हिंदी के प्रसार का प्रमुख कारण है। संस्कृति और विरासत की बात करें तो बहुत गहरी जड़ें हैं हमारी संस्कृति की, ठीक है। विदेशों में भारतीय त्यौहार, रीति रिवाज, परंपराएं, वो लोग बड़े आकर्षित होते हैं कि वाओ कितना अच्छा देश है, मतलब सभी हर हमारे स्टेट्स में सभी के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं, कॉस्ट्यूम्स में बोल सकते हैं, वो हमारी संस्कृति है, राइट। तो भारत इतना अनोखा देश है तो पूरा विश्व उससे बहुत आकर्षित होता है, ठीक है। द नेक्स्ट हम लोग बात करें शिक्षा अनुसंधान में, तो भारतीय हिंदी भाषा में साहित्य, विज्ञान, तकनीकी और अन्य विषयों पर गहन अनुसंधान किया जाता है। हिंदी भाषा की बढ़ती मांग के कारण विदेशों में भी इसका अध्ययन बढ़ा है, ठीक है। वो लोग भी हमारे यहाँ घूमने आते तो हिंदी सीख के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि सबको आ जाए इंग्लिश, है ना। तो इसलिए हम लोग एक मिनट, है ना, ठीक है। तो राजनीतिक प्रभाव पड़ा है ना हिंदी का भी,
ठीक है। तो हिंदी सम्मेलन होते हैं, दूसरे दूसरे देशों में होते हैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मंचों पर हिंदी का प्रयोग भी किया गया है। प्रवासी भारतीयों की बात करें तो विदेशों में रहते हैं लेकिन वो क्या हैं, भारतीय मूल के हैं, तो उन्होंने हिंदी भाषा को जीवंत रखा है। ये समुदाय भारतीय संस्कृति और भाषा को विदेशों में प्रसारित करते हैं। निष्कर्ष लास्ट में, हिंदी भाषा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के कारण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इसकी व्यापकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक संस्थान, मीडिया और व्यापारिक संबंधों ने हिंदी को एक प्रभावशाली और समृद्ध भाषा बना दिया है। हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय महत्व निरंतर बढ़ा है और यह भाषा विश्व भर में भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक बनी हुई है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5th क्वेश्चन। ओ माय गॉड, अभी हम लोग 5th पे ही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े लिख दिए आंसर। ठीक है, लास्ट के मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, इनको तो मैंने बहुत निपटा दिया है। ठीक है, बट आपके 5 क्वेश्चन में मैंने आपको इर्द गिर्द करते हुए उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। सो हिंदी संस्कृति की रक्षा की इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब इस पर हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हिंदी, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी तक जो मेरी वीडियो में टिके हुए हैं भैया मुझे बता दो, अगर ये आंसर आपको बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं तो मैं इसको शॉर्ट करके भी बता दूंगी, बट यकीन मानिए कि आपको थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द पढ़ना पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जितने मैं आपको दिए हैं ना सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरा ऐसा है कि भैया कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो आप लिख पाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बता रही हूँ। ठीक है, बता देना फिर भी मुझे कमेंट करके बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हो तो। हिंदी संस्कृति के रक्षक है, तो सबसे पहले परिचय लिखना है आपको। हिंदी भाषा केवल एक संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षक भी है। यह भाषा भारतीय समाज के जीवन, रीति रिवाज, मान्यताओं और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। ठीक है, कितना अच्छा है ये। क्या हुआ, तो क्यों आवाज़ कर रहा हो यार निशु, बार 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 बार। इधर बैठो, नीचे ठंडा है, इधर बैठो, नीचे ठंडा है। अब मत आवाज़ करना। ओ माय गॉड, वीडियो चालू था। ओके, सो हिंदी भाषा और संस्कृति की बात करें हम, तो हिंदी भाषा साहित्य कला में हिंदी भाषा, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है। इसमें रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, तुलसीदास की रचना हो गई, कई प्रसिद्ध कवियों की कविताएं शामिल हैं। ठीक है, हिंदी नाटक, गीत, संगीत और फिल्में भारतीय कला को सजीव रखती हैं, तो यह आप हेडिंग यह रखिए। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज की बात करें तो हिंदी भाषा में धार्मिक ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, इनका अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक समारोह होते हैं, त्यौहार होते हैं, परंपरा हिंदी भाषा के माध्यम से संपन्न होती है। परिवार समाज की हम बात कर लें, ठीक है, सो परिवार में जो संवाद होता है, सामाजिक संबंध होता है, वो हिंदी भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों और समारोह में हिंदी प्रमुख स्थान रखती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा शिक्षा और ज्ञान की बात करें, ठीक है, तो शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो हिंदी भाषा में शिक्षा के माध्यम बनकर ज्ञान का प्रसार भी कर रही है। कई शैक्षिक संस्थानों में हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। मीडिया संचार की बात कर लो तो हम हिंदी में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न चैनल, रेडियो वगैरह, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी ना, सब कुछ संस्कृति है। संस्कृति क्या है, संस्कृति का मैं आपको बहुत अच्छी सी डेफिनेशन एक मैंने पढ़ी थी, शायद मुझे अभी याद आ जाए, कि हमारे आसपास जो मतलब पर्यावरण की परिभाषा क्या है, हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण है ना, तो हमारे चारों ओर का वह आवरण जो मानव निर्मित है वो संस्कृति है। कुछ आया समझ में? ठीक है, चाहो तो इसको लिख सकते हो। उसके बाद है लोक साहित्य, लोकगीत में बात करें तो हिंदी में लोक साहित्य, लोकगीत वगैरह हो गए, अनुष्ठान और त्यौहार हो गए, सांस्कृतिक त्यौहार हो गए। ठीक है, उसके अलावा लोक जीवन और दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी का। ठीक है, उसके बाद समाज और सुधार और जागरूकता में हम लोग हिंदी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा में लिखे गए साहित्य, लेख समाज सुधार जागरूकता के लिए चलाए जाते हैं। मैंने इसमें हर से 5-5 पॉइंट ही लिखे हैं वैसे, ठीक है, बहुत लंबा लंबा खींच के, तो आप लोग अपने हिसाब से इसमें से पॉइंट से इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो वर्ड्स को।
ठीक है। और लास्ट में निष्कर्ष में आप लोग लिख लीजिए कि हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति के रक्षक है। यह न केवल संचार का माध्यम है बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक धरोहर को सजीव बनाने का प्रमुख साधन है। हिंदी भाषा ने भारतीय संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और समृद्ध किया है या नहीं किया है ना। यह भाषा भारतीय समाज के हृदय में बसी हुई है और इसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना करना भी असंभव है। हिंदी भाषा का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व भर में इसकी प्रासंगिकता और समृद्धि बनी हुई है। प्रासंगिकता का मतलब पता है आपको? व्यवहारिकता होता है। प्रासंगिकता मतलब व्यवहारिकता में, है ना, जो व्यवहार में है, केवल ऐसा नहीं कि सिद्धांतों में चल रही। प्रासंगिकता और समृद्धि बनी हुई है। ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे भाषा शिक्षण में रुचि और क्रियाशीलता के सिद्धांत। ठीक है। इसके जो वैसे बहुत सारे जो मैंने लास्ट के क्वेश्चन लिखवाए हैं उसको थोड़े से पॉइंट्स में देखिए, कम ही लिखवाए हैं। ठीक है। ये देखिए, ये इतना लिखा है, ये 7 से, तो सब इसके बाद मैं छोटा ही आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। 8th का भी आंसर छोटा सा ही लिखा हुआ है। ठीक है। ये छोटे आंसर है। सो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, इसमें हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतने ही टाइम में एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस तो फिनिश कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।